तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं तांगसेन जिसने के बीबीडोंग के डिवाइन वर्ल्ड को क्रश कर दिया होता है और बीबीडोंग की डिवाइन टेक्निक को बहुत ही आसानी से काउंटर कर लिया होता है। ये सब करते ही तांगसेन अपने डिवाइन रियलम को एक्टिवेट करता है जो कि अशूरा रियलम होता है, जो कि जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो ये रियलम दिखने में सच में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि इसमें हर जगह पर हमें अशूरा की स्वॉर्ड्स ही देखने को मिल रही थी और यहाँ पर मौजूद सारा ओरा भी रेड कलर में इन्वेल्व था, बल्कि ये सारी जगह अपने आप के अंदर से ही अशूरा की पावर को इमेंट कर रही थी जिसका नाम अशूरा रियलम था। जहाँ पर आते ही जैसे ही बीबीडोंग और कियान नेंगशुई दोनों ही तांगसेन पर अटैक करती हैं, तो इन दोनों के अटैक्स को होल्ड करने के लिए तांगसेन के एक्स्ट्रा 2 हैंड्स बाहर निकल आते हैं जिनसे तांगसेन इन दोनों के अटैक को तो रोक लेता है, मगर उसी के साथ ही तांगसेन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने बॉडी के फिजिकल हैंड से इन दोनों पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये दोनों काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती हैं और इन दोनों को इसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है तुम दोनों मेरे सामने काफी ज्यादा वीक हो। जहाँ पर बीबीडोंग और कियान नेंगशुई जैसे ही पीछे जाकर गिरती हैं, तो उसी के साथ ही तांगसेन अपनी अशूरा रियलम की एक्स्ट्रा एबिलिटीज का यूज करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर अशूरा डोमेन के अंदर तांगसेन को आल्सो ये एबिलिटी भी मिलती है कि तांगसेन के ओपोनेंट्स की पावर टाइम टू टाइम कम होना स्टार्ट हो जाती है और उनकी पावर इस डोमेन के अंदर ऑटोमेटिकली सप्रेस हो रही होती है और वहीं पर तांगसेन की पावर इस डोमेन के अंदर और भी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और एक पॉइंट पर आकर अशूरा की पावर अपनी डोमेन के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि अशूरा अपने ओपोनेंट्स को चींटी की तरह मसल देता है। जिसके साथ ही तांगसेन अपनी पावर का यूज करते हुए सारी स्वॉर्ड्स को एक साथ गैदर करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही इन सारी स्वॉर्ड्स को एक साथ जोड़ने के बाद तांगसेन काफी ज्यादा अशूरा हैंड्स को और काफी ज्यादा अशूरा स्वॉर्ड्स को क्रिएट करता है, जिस टेक्निक का नाम अशूरास होता है। और यहाँ पर हम लोग 6 स्वॉर्ड्स को क्लियरली देख सकते हैं जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी लग रही होती हैं, जो कि गॉड्स की हाइट का रियल लेवल होता है। ये सारी स्वॉर्ड्स ही उस लेवल की लग रही होती हैं जो कि काफी ज्यादा जाइंट साइज में होती हैं। मगर जैसे ही बीबीडोंग तांगसेन पर अभी के लिए अटैक करती है तो तांगसेन बहुत ही आसानी से बीबीडोंग के अटैक को क्रश कर देता है और बीबीडोंग की बैक साइड पर अपीयर हो जाता है और ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बीबीडोंग को अच्छे से इस अटैक पर रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। जिसके साथ ही तांगसेन के 6 स्पिरिचुअल हैंड्स बाहर आ जाते हैं जिनका यूज करते हुए तांगसेन एक ही टाइम पर बीबीडोंग और कियान नेंगशुई दोनों पर अटैक करता जा रहा होता है और इन अटैक्स की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि बीबीडोंग और कियान नेंगशुई इन दोनों के लिए इन अटैक्स को डॉज करना या फिर इन्हें काउंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा होता है। हालांकि यहाँ पर इस अटैक को यूज करते हुए तांगसेन इस अटैक को कोई भी नाम नहीं दिया होता, मगर जहाँ तक मुझे लगता है तांगसेन की इस अशूरा फार्म का नाम 6 आर्म वॉचरा अशूरा होने वाला है। तो मैं अशूरा के एक और ओरिजिन को भी जानता हूँ जहाँ पर तांगसेन की 6 हैंड फॉर्म टेक्निक को वॉचरा अशूरा का नाम दिया गया है, जहाँ पर अशूरा अपनी 6 हैंड्स का यूज करते हुए अपने एनिमीज पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्पीड के साथ पंच करते हुए उन्हें डिफीट कर देता है। मगर जैसे ही तांगसेन बीबीडोंग और कियान नेंगशुई को कॉर्नर कर लेता है तो उसी के साथ ही तांगसेन दोबारा से अपनी गॉड टेक्निक मैसिकर का यूज करता है। तो मैसिकर को आप लोग मास स्लॉटर, होलसेल किलिंग, एग्जीक्यूशन, मास एग्जीक्यूशन, डिस्ट्रक्शन, ब्लड बाथ, एनिहिलेशन और एग्जीक्यूशन के तौर पर भी समझ कर सकते हो, जिन सब का मतलब ही ऑल आउट डिस्ट्रक्शन होता है। जहाँ से आप सबको ये पता चल चुका होगा कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही तांगसेन इस टेक्निक का यूज करते हुए दोनों गॉडेस पर अटैक करता है तो दोनों गॉडेस ही अपने डिफेंसिव एबिलिटीज का यूज करने लगती हैं और एक साथ अपनी डिफेंसिव एबिलिटीज को यूज करते हुए अपने सामने एक ऐसी शील्ड को क्रिएट कर लेती हैं जो कि इन्हें लगता है कि इन्हें अशूरा की स्वॉर्ड से बचा सकती है। मगर तांगसेन की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपर लेवल पर जा चुकी होती है, जहाँ पर तांगसेन की स्वॉर्ड इन दोनों को पुश करते हुए दोबारा से पानी के समुद्र में ले जाती है। जिसके साथ ही मास्टर तांगसेन को देखते ही कहते हैं सिर्फ एक इंसान एक टाइम पर एक ही गॉड की पोजीशन को इनहेरिट कर सकता है, मगर शाओ वो जिसने कि अपनी साउल को तांगसेन की बॉडी के साथ सैक्रिफिशियल वे में फ्यूज कर लिया हुआ है, उसकी वजह से ही तांगसेन 2 गॉड्स की पावर को एक ही टाइम पे यूज कर पा रहा है। जहाँ पर तांगसेन शाओ की साउल को अशूरा डिमोनिक स्वॉर्ड की रियल पावर को लीश करने के लिए यूज कर रहा है, जो सब करते हुए तांगसेन गॉड्स के कॉन्फ्लिक्ट से भी बच सकता है और इसकी वजह से ना तो सी गॉड को कोई भी मसला होगा और ना ही अशूरा गॉड पर किसी भी बात का कोई भी इल्जाम आने वाला है और इसी सब की वजह से ही तांगसेन एक टाइम पर 2 गॉड्स की पावर को यूज कर पा रहा है। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं तांगसेन अपनी अशूरा डोमेन और सी गॉड डोमेन को एक ही टाइम पर यूज करने लगता है और उसके अंदर तांगसेन एक बाइंडिंग टेक्निक को यूज कर रहा होता है, जो सारी बाइंडिंग चेन्स अशूरा की डिवाइन पावर से क्रिएट हुई होती हैं।
तो तांगसेन इन दोनों को दोबारा से बहुत ही आसानी से काफी ज्यादा हार्ड ब्लो देता है, जिसे कि मास्टर शाओगैंग न्यू फॉर्म टेक्निक द परफेक्ट गार्डियन स्पिरिट फ्यूजन कहते हैं, जो कि दो गॉड्स की बॉडी फ्यूजन की टेक्निक होती है। जिसके साथ ही तांगसेन जैसे ही सी गॉड वेपन का यूज करते हुए भी वाटर पर एक स्लैश करता है, तो ये स्लैश भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये पूरे समुद्र तक को दो में बांट देती है। जिसके साथ ही तांगसेन यहाँ पर वाटर के एक बबल को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी साइड पर एक व्हील पूल भी क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर हवा की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और एयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसके अंदर हर चीज ही खींची चली जा रही होती है। इवन के दोनों गॉडेस भी इससे नहीं बच पाती और हर चीज के साथ ही वो दोनों भी इसी बॉल के अंदर खींची जा रही होती है। जिसे देखते ही तांगसेन कहता है, तुम दोनों का रेजिस्टेंस किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि तुम दोनों मेरी पावर का सामना नहीं कर सकती। और उसी के साथ ही हम देखते हैं तांगसेन की पावर का ये लेवल हो चुका होता है कि तांगसेन इस पूरे बॉल को फ्यूज करने के बाद और इसे कंप्रेस करने के बाद इतना छोटा कर देता है कि ये तांगसेन के हाथ तक में आ रहा होता है, जिसके अंदर से दोबारा से शूरा जायंट स्वार्ड बाहर निकलकर यान्नेंगशू और राक्षसा गॉड दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जिसे देखते ही ये दोनों दोबारा से अपनी शील्ड्स का यूज करने लगती हैं। मगर उसी के साथ ही तांगसेन इन दोनों से कहता है, अभी के लिए तुम दोनों को तुम्हारा सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। जितने भी गलतियां तुम सबने की हैं, तुम दोनों को उस काम की सजा मिल चुकी है। और इसी के साथ ही तांगसेन जैसे ही अपने हाथ को थोड़ा सा और पुश करता है, तो यान्नेंगशू और राक्षसा गॉड दोनों के माउथ से ब्लड तक आना स्टार्ट हो चुका होता है। मगर उसी के साथ ही यान्नेंगशू जो कि अपने डिटर्मिनेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी विल पावर को शो कर रही होती है। वो अपनी बॉडी को डैमेज होता देखकर कहती है, ये एंजल गॉड का राइट एटीट्यूड नहीं है। मुझे तांगसेन से कभी भी नहीं हारना और ना ही मैं उससे कभी भी हारने वाली हूँ। हमारी वुहान एम्पायर की ग्लोरी हमेशा ही रहने वाली है। मगर यान्नेंगशू जो कि यहाँ पर बातें करने में भी अपनी एनर्जी जाया कर रही होती है, तांगसेन की स्वॉर्ड पुश करते हुए उसे इतना कुछ ज्यादा इंश्योर कर देती है कि यान्नेंगशू का काम यहाँ पर तमाम होने ही वाला होता है। और इन दोनों की क्रिएट की हुई शील्ड भी टूट जाती है। यान्नेंगशू का एंजल स्टेचू भी टूट जाता है और राक्षसा गॉड की सारी पावर भी फेड हो जाती है। मगर इससे पहले कि ये स्वॉर्ड यान्नेंगशू की जान ले ले, बिबिदोंग अपनी जगह को छोड़कर यहाँ से टेलीपोर्ट करती है। और जैसे ही ये अटैक कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बिबिदोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वहीं पर यान्नेंगशू ने उसे अपनी गोद में पकड़ा होता है। जहाँ पर जैसे ही तांगसेन उनके सामने दोबारा से अपीयर होता है, तो उसी के साथ ही टियानडुआ एम्पायर के सारे फ्रंट लाइन के कमांडर्स भी आगे आ जाते हैं। जिन सब को देखते ही बिबिदोंग कहती है, तांगसेन तुम ये वॉर जीत चुके हो। जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा अमेज़ हो जाते हैं और अपनी विनिंग को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसी विनिंग के लिए इन सब ने अपने लाखों कोलीग्स को खोया होता है, अपने लाखों सिटीजन्स तक को किल होते देखा होता है, अपने कॉमरेड्स को अपने हाथों में मरते देखा होता है। मगर फाइनली इन सब को विनिंग मिल जाती है, जहाँ पर सारे शेक डेविल्स तांगसेन को हक दे रहे होते हैं। और वहीं पर एम्परर शुइबांग, जो कि इस वॉर को जीतने के बाद काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है, अपने कंट्री की मट्टी उठाकर कहता है, हमने अपने कंट्री से एक भी टाइल किसी को भी नहीं लेने दी। फादर, मैंने आपके साथ किए हुए प्रॉमिस को पूरा कर दिया है। हमने अपने टियानडुआ एम्पायर को एक डिजास्टर से बचा लिया है। जिसके साथ ही ये सब लोग दोबारा से ब्लू सिल्वर हैमर किंग के नारे मारना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं शोगू को, जो कि दामिंग अर्मिंग और अपनी मदर से कहती है, मुझे उम्मीद है कि अब के बाद आप सब लोग पीस से रह सकेंगे। और इसी के साथ ही हम आते हैं यान्नेंगशू के व्यू पर, जिसकी मदर उसके हाथों में मर रही होती है। और बिबिदोंग ने लास्ट मोमेंट में जब के वक्त टेलीपोर्ट किया था, तो उसने यान्नेंगशू के सामने आकर अशूरा गॉड की जो स्वॉर्ड यान्नेंगशू पर अटैक कर रही थी, उस अटैक को अपनी बॉडी पर ले लिया था, जिसकी वजह से अशूरा स्वॉर्ड का सारा डैमेज बिबिदोंग को हुआ है। और उसी की वजह से ही यान्नेंगशू की जिंदगी बच पाई है, जिसकी वजह से यान्नेंगशू बिबिदोंग से कहती है, तुम हमेशा ही मुझे हेट करती आई हो, मगर तुमने अभी मुझे सेव क्यों किया है। जिसके साथ ही बिबिदोंग यान्नेंगशू से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जो सब कुछ भी गलत किया है और आज तक मैंने तुम्हारे साथ जितनी भी नफरत की है, ये मैंने उस सब का बदला चुकाने की कोशिश की है। तुम्हें मुझे कभी भी माफ करने की जरूरत नहीं है।
और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जितनी भी नफरत मैंने तुम्हारे साथ की है तुम उस सब को पीछे छोड़ दोगी और आने वाले टाइम में सिर्फ अपने लिए जियोगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ से आगे अकेले ही रहना होगा और अपने लिए जीना होगा। जो कहते ही भी बिडोंग इस सीरीज का अभी तक का सबसे ज्यादा अमेजिंग और पावरफुल विलेन यहीं पर अपना दम तोड़ देता है और इसी के साथ ही बिडोंग की डेथ हो जाती है, जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं था किया। स्पार्की स्टूडियो जिसने इस सीरीज को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेकर आया है, इतनी ज्यादा मेहनत की है और एक ऐसी सीरीज तक क्रिएट कर दी है जिसे कि आने वाले टाइम में कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। 5 साल तक का वेट करवाने के बाद बिडोंग इस सीरीज की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन को स्पार्की स्टूडियो ने बहुत ही ज्यादा बकवास एंडिंग दी है। जो लोग नावल पढ़ चुके हैं उन सबको इस बात का पता होगा कि बिडोंग अपने लास्ट मोमेंट्स में ये बताती है कि उसने गलत रास्ता चुना ही क्यों था और किस लिए बिडोंग ने इस वॉर तक को स्टार्ट करवाया था, जो कि आल्सो बिडोंग के पास्ट और उसके अभी के कैरेक्टर का एक हिस्सा है। अगर आप लोग बिडोंग के कैरेक्टर को ही नहीं जानते तो फिर विलन का रोल कभी भी कंप्लीट ही नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा भी फील हो रहा था। एक सीरीज की स्टोरी हमेशा ही उसके हीरो और उसके विलन के अराउंड ही घूमती है। जहाँ पर हीरो का पास्ट जानना भी जरूरी है वहाँ पर विलन का पास्ट जानना भी जरूरी है। बिडोंग ने गलत रास्ता क्यों चुना था, उसने ये वॉर स्टार्ट क्यों की थी, बिडोंग सबको रूथलेसली किल किस लिए किया करती थी। जब तक उसके बारे में व्यूअर्स को पता ही नहीं होगा तब तक व्यूअर्स की इमेज हमेशा ही बिडोंग को लेकर एक विलन के वाली ही रहने वाली है। जहाँ पर मेरी इमेज भी पहले तो बिडोंग को लेकर एक विलन वाली ही थी, मगर बिडोंग का पास्ट और उसकी रियलिटी जानने के बाद मेरी इमेज बिडोंग को लेकर काफी ज्यादा चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो ने बिडोंग के साथ काफी ज्यादा गलत। और लास्ट एपिसोड देखने के बाद तो मुझे इस सीरीज का मेन विलन बिडोंग नहीं बल्कि इसका क्रिएटर स्टूडियो लग रहा था, जिसने के मेन विलन की स्टोरी को ही हम सबसे छुपा लिया है। जिन लोगों ने नावल पढ़ा हुआ है आप सब लोग मुझे कमेंट्स में नीचे लास्ट में ये बात जरूर बताना कि बिडोंग का पास्ट यहाँ पर उन लोगों को दिखाना जरूरी था या फिर नहीं, जो लोग उसके पास्ट के बारे में अच्छे से नहीं जानते और जिन्होंने बिडोंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पास्ट को नहीं देखा हुआ। तो जैसे ही ये सब खत्म हो जाता है उसी के साथ ही हम लोग नेक्स्ट व्यू में देखते हैं दोबारा से स्पिरिट विलेज को, जहाँ पर इस विलेज की रिकंस्ट्रक्शन के बाद दोबारा से इस विलेज का नाम चेंज कर दिया जाता है और इसी के साथ ही फर्स्ट एपिसोड के तांगसेन के जितना एक छोटा सा बच्चा स्पिरिट के न्यू नेम के कवर को रिमूव करता है, जिसका नाम स्पिरिट विलेज से चेंज कर देने के बाद गॉड स्पिरिट विलेज कर दिया जाता है। जिसके साथ ही ये बच्चा अपने ग्रैंडपा से पूछता है हमारे विलेज के नाम को चेंज क्यों कर दिया गया है, जिस पर उसका ग्रैंडपा उसे बताता है क्योंकि हमारे विलेज से एक ऐसा छोटा लड़का भी बिलोंग करता था जो कि गॉड बन चुका है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शेक एकेडमी को, जहाँ पर काफी ज्यादा गेस्ट एक साथ जमा हुए होते हैं, मगर यहाँ पर बोर्ड पर साफ ये बात लिखी गई थी आ रहे सारे गेस्ट्स को वेलकम करने के लिए सी गॉड, फूड गॉड और गॉडेस ऑफ 9 कलर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर हम लोग क्लियरली सी गॉड, लास्ट के फूड गॉड और गॉडेस ऑफ 9 कलर्स को भी देखते हैं। और शेक एकेडमी में बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही होती है, जिसे ज्वाइन करने के लिए आल्सो अशूरा भी यहाँ पर अपीयर हो जाता है, जिसे देखते ही मास्टर फ्रेंडर की हालत काफी ज्यादा पतली हो चुकी हुई थी और सिर्फ मास्टर फ्रेंडर ही नहीं बाकी सब लोगों की हालत भी उतनी ही ज्यादा पतली हो चुकी हुई थी। जिसके साथ ही मास्टर फ्रेंडर इस सेरेमनी को फाइनली स्टार्ट करवा देते हैं और उसी के साथ ही हमें सबसे पहला कपल देखने को मिलता है जो कि दाई मोबाई और सुजुचिंग होते हैं और ये दोनों ही अपने न्यू ड्रेसेस में होते हैं, जहाँ पर इन दोनों की मैरिज हो जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं मा होंगजुन और बाई चेन शियांग को, जो कि आल्सो दोनों ही मैरिज कर रहे होते हैं और मा होंगजुन दोबारा से बाई चेन शियांग के साथ अच्छा बिहेव करने का प्रॉमिस करता है, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग मोमेंट था। जिसके साथ ही हम न्यूली आ रहे फूड गॉड और गॉडेस ऑफ 9 कलर्स को एक दूसरे के साथ मैरी में, जिसके साथ ही हम ऑस्कर और रोंग रोंग दोनों को एक दूसरे के साथ मैरिज कांटेक्ट में आते हुए देखते हैं और उसी के साथ ही फाइनली हम देखते हैं तांगसेन को, जिसके लिए शाओवू चलते हुए आ जाती है और जैसे ही ब्राइड शाओवू यहाँ पर पहुँचती है तो उसके यहाँ पर आते ही तांगसेन को सबसे पहले तो उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है और 263 एपिसोड्स के गुजर जाने के बाद तक भी तांगसेन की वाइफ बनते हुए भी ट्रांसलेटर्स ने अभी तक इतनी सी मिस्टेक को करेक्ट ही नहीं किया कि शाओवू तांगसेन को अभी भी उसकी वाइफ बनते हुए भी ब्रदर ही कह रही होती है। जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान दोबारा से रोमांस स्टार्ट हो जाता है और उसी के साथ ही सीरीज की फाइनली और हैप्पीएस्ट एंडिंग हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर तीनों के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को भी हम लोग देखते हैं, जो कि तीनों ही पक्का हेवन में मौजूद होने वाले हैं। और इसी के साथ ही 5 साल तक की लंबी जर्नी के बाद 263 एपिसोड्स हमें देने के बाद इतनी ज्यादा
ज्यादा खुशियाँ हम सबके साथ बांटने के बाद इतना ज्यादा सस्पेंस, इतनी ज्यादा फाइट, इतनी ज्यादा हेट और इतनी ज्यादा अमेजिंग सी जर्नी हम सबके साथ बांटने के बाद साउथलैंड 1 फाइनली यहाँ पर ही कंप्लीट होती है। और जो लोग इसके कंप्लीट होने पर रो रहे हैं या फिर इसके कंप्लीट होने पर काफी ज्यादा परेशान हैं, आप सबको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथलैंड 2 इसी तरह से कंटिन्यू रहने वाली है। और रही बात तांगसेन की, तो तांगसेन का कैमियो साउथलैंड 2 में भी काफी टाइम से होने वाला है। इसी तरह ही साउथलैंड 3 और 4 में भी तांगसेन का कैमियो काफी मर्तबा होने वाला है। मगर अगर तो आप लोग तांगसेन को प्रॉपरली देखना चाहते हो तो उसके लिए आप सबको 20 साल तक का वेट करना होगा, क्योंकि तांगसेन का दोबारा से मेन प्रोटैगनिस्ट वाला चैप्टर साउथलैंड 5 से स्टार्ट होने वाला है। इस एपिसोड को आप लोग 10 में से क्या रेट करने वाले हो, नीचे कमेंट्स में लास्ट में मुझे बताना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।